हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो भाई। इस वीडियो में अपन और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करने वाले हैं। ठीक, ये जो अपन वीडियो पढ़ रहे हैं भाई, इसमें भैया बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी तुमको मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी तुमको मिलेंगे। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट भाई तुम सीखोगे कॉन्सेप्ट से, कोई भी चीज तुमको रटना नहीं है भाई। ठीक, बस वीडियो में भाई लास्ट तक बने रहना, हर एक चीज तुमको सिखाऊंगा भाई कॉन्सेप्ट से। अब इधर सुनना है भाई, सबसे पहले अपन चालू कर दो भैया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई तुमको पता है भाई क्या होता है भाई, प्रोडक्शन करने में जितनी लागत लगती है उसको प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। कोई भी सामान बनेगा, ठीक है, तो भैया उसमें कितनी लागत लगी, ठीक, कितना कॉस्ट, कितनी मटेरियल वगैरह जो भी लगा, तो उसमें अपन ने कितना खर्च करा, भैया उन सारे खर्चे को प्लस कर दो, क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। खत्म बात भाई। ठीक, क्या समझना था इसमें, क्लियर। क्या बोल रहे थे, एग्रीगेट मनी स्पेंट ऑन द फैक्टर ऑफ क्या प्रोडक्शन यूज्ड इन द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज हुए हैं उनके ऊपर जितना भी पैसा स्पेंड करा है उसी को भी क्या बोला जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है। इतनी सिंपल सी बात थी। ठीक है, अब एक मिनट, अब अपन बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तुम बोलोगे ये क्या है, अब इधर देखो यार, सबसे पहले भी अपन ने कॉस्ट का मतलब पढ़ लिया। अब देखो कॉस्ट भाई तीन प्रकार की होती है, मनी कॉस्ट, रियल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तुम पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक, अपने मेन काम की क्या भैया, मनी कॉस्ट। ठीक है, मतलब पैसे कितने खर्च हो रहे हैं असल में। ठीक है, देन इसका भैया अब जो भैया रियल कॉस्ट है, ठीक भैया, रियल कॉस्ट दो तरीके से अपन देखेंगे, एक लॉन्ग रन कॉस्ट होती है और एक शॉर्ट रन कॉस्ट होती है। याद करो अपन ने फर्स्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था लॉन्ग रन शॉर्ट रन भाई। ठीक है, लॉन्ग रन में क्या होता है भैया, सारे फैक्टर को अपन चेंज कर सकते हैं तो उसमें कॉस्ट क्या लगेगी, और शॉर्ट रन में क्या होता है भैया, हम सभी को चेंज नहीं कर सकते, कुछ फैक्टर चेंज होते हैं और कुछ चेंज नहीं होते हैं। अब एक मिनट, तो लॉन्ग रन कॉस्ट में तो भाई जब सभी चेंज होंगे तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शॉर्ट रन कॉस्ट में क्या होता है भैया, दो प्रकार की कॉस्ट आती है। जो फैक्टर अपन चेंज कर सकते हैं उनको बेटा अपन क्या बोलते हैं, क्या, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, और जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं, याद करो फिर बोल रहा हूं, फिक्स्ड फैक्टर पर जो पैसा खर्च होता है उनको क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल फैक्टर को परचेस करने में जो पैसा खर्च होता है उसको क्या बोला जाता है, वेरिएबल कॉस्ट। फिर बोल रहा हूं, फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या, जब हम फिक्स्ड फैक्टर खरीदते हैं, लैंड, बिल्डिंग, ये सब, तो उस पर जो पैसा खर्च होता है उसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब जब हम कच्चा माल, वेरिएबल चीजें खरीदते हैं, वेरिएबल फैक्टर खरीदते हैं, कच्चा माल, लेबरों को पैसा देना, तो ये सब जो पैसा खर्च होता है उसको भी क्या बोला जाता है, वेरिएबल कॉस्ट। अब एक और चीज, फिक्स कॉस्ट के बेटा ये चार नाम है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ऑब्जेक्टिव आता है। फिक्स कॉस्ट का क्या नाम है, जनरल कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वेरिएबल कॉस्ट वो निकलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट का ये नाम क्या है, प्राइम कॉस्ट। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और फिक्स्ड कॉस्ट का होना चाहिए प्राइम कॉस्ट, तो ध्यान रखना बेटा। फिर बोल रहा हूं, फिक्स कॉस्ट का नाम क्या है, ये चार है, जनरल, इनडायरेक्ट, सप्लीमेंट्री और ओवरहेड। जबकि वेरिएबल कॉस्ट के बस दो नाम है, एक तो प्राइम और एक तो डायरेक्ट। ठीक है, अब एक मिनट, अब भैया फिक्स्ड कॉस्ट दो प्रकार की होती है, एक होती है टोटल और एक होता है एवरेज। जबकि वेरिएबल भैया अपने क्या है, वेरिएबल भैया तीन प्रकार के हैं, टोटल, एवरेज और मार्जिनल। देखो सीधी बात है भैया, टोटल कितनी फिक्स कॉस्ट लगी तो वो क्या हो गया, टोटल फिक्स कॉस्ट। अब जब टोटल को तुम डिवाइड कर दोगे कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दोगे, तो बेटा वो क्या बन जाएगा, एवरेज। क्या बन जाएगा, एवरेज, मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। जबकि अब देखना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब टोटल कितना खर्चा हुआ वेरिएबल कॉस्ट पर, अब जब उसको तुम क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे तो बेटा वो क्या बन जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एक और चीज, ये जो मैं बता रहा हूं तुम लोग को, ये सारे तुमको पता है क्या, बस इनके फॉर्मूले वगैरह याद कर रखने, मीनिंग अपने आप बन जाएगा। जो मैं बता रहा हूं वही मीनिंग है बेटा। जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, या फिर मार्जिनल कॉस्ट अपन नॉर्मल बोले तो भैया मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, तो भैया देखो, मार्जिनल कॉस्ट मतलब जब हमने एक और यूनिट प्रोड्यूस करी, एक और यूनिट प्रोड्यूस करी, तो टोटल कॉस्ट में कितना अंतर आया, टोटल कॉस्ट में जो चेंज आया उस चेंज को ही क्या बोला जाता है, जो डिफरेंस आया उस डिफरेंस को क्या बोला जाता है, मार्जिनल कॉस्ट बोला जाता है। जो मैंने तुमको मीनिंग समझाई भी, अब तुम अपने बुक में आकर देखना, वही का वही मीनिंग तुमको प्रॉपर पोजीशन में आ जाएगा। क्लियर है, ये पूरा अपना ये क्या था, कॉस्ट का चार्ट था। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ते हैं, ये जरा खटाक से ना। अब भी अपन बात करते हैं फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये भी बेटा। सबसे पहले अपन भैया वेरिएशन, क्या भैया, तो फिक्स कॉस्ट कभी भी वेराई नहीं होती प्रोडक्शन के साथ। ठीक है, चाहे प्रोडक्शन हो ना हो वो वेराई नहीं करेगी, जबकि ये वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ वेराई करती है। वेराई मतलब ऊपर नीचे होती है, चेंज होती है। देन इसका भैया पीरियड, भाई ये लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट कौन सा कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट रन। क्यों, क्योंकि भैया देखो फिक्स्ड कॉस्ट भैया जो लॉन्ग रन कॉस्ट होता है, लॉन्ग रन तो भैया सभी चेंज हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। ठीक है,
हो सकते हैं सभी, ठीक है। जबकि भैया वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आती ही कहाँ है, शॉर्ट रन वाले में, क्योंकि शॉर्ट में सभी चेंज नहीं हो सकते, कुछ चेंज हो सकते हैं और कुछ चेंज नहीं हो सकते। देन इसके लिए फैक्टर, तो बेटा फिक्स कॉस्ट किससे संबंध रखेगा, फिक्स फैक्टर से, और वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल फैक्टर से। नॉर्मल सी बात है बेटा। सिचुएशन ऑफ जीरो, क्या ये जीरो होती है, तो बेटा ये कभी भी जीरो नहीं होती है, ऑब्जेक्टिव अंडरलाइन कर लेना बेटा। फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है जीरो हो जाती है कब, लेकिन एक और चीज, कब हो जाती है जीरो, जब प्रोडक्शन बंद हो जाता है। लेकिन ये प्रोडक्शन बंद हो ना हो, जीरो नहीं होंगी, ठीक। देन इसका भी कंटिन्यूएंस, अगर फिक्स कॉस्ट नहीं निकल रही है, मतलब कंपनी अपनी फिक्स कॉस्ट कवर नहीं कर पा रही है, तो भी तुमको प्रोडक्शन कंटिन्यू करना है। लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकाल पा रही है, कच्चे माल और लेबर का पैसे नहीं निकाल पा रहे हो, तो बेटा तुम बंद कर दो कंपनी भाई, ठीक। तो फिर भैया तुम प्रोडक्शन बंद कर दोगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके स्क्रीनशॉट ले लो भैया। अब इसका भी अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट भैया। रिलेशनशिप बिटवीन, ओ भाई रिलेशनशिप बिटवीन पढ़ लो, क्या खो मत जाओ, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में रिलेशनशिप। तो भैया सबसे पहले क्या बोल रहे हैं भैया, बोथ, दोनों बेटा पता है किसके दम पे कैलकुलेट होते हैं, टोटल कॉस्ट। अभी मैंने तुमको पीछे पढ़ाया था, एवरेज कॉस्ट मतलब क्या, जब हम टोटल कॉस्ट को किससे डिवाइड कर देते हैं, कितनी क्वांटिटी बनी उसी से निकल रहा है ना एवरेज कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट भी मैंने मीनिंग क्या बताया था कि वे जब हमने एक और प्रोडक्शन करा, एक और यूनिट प्रोड्यूस करी, तो टोटल कॉस्ट पे कितना असर पड़ा। तो भाई इसमें भी टोटल कॉस्ट के ही फॉर्मूले से निकल पा रहे हैं, ठीक। देन इसके भी क्या बोल रहे हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट बेटा ध्यान रखना बेटा, मार्जिनल कॉस्ट कर हमेशा लीड करेगा। लीड मतलब भैया तेजी दिखाएगा। कैसे भैया, अगर एसी गिर रहा है, मतलब एवरेज कॉस्ट गिर रहा है, तो मार्जिनल कॉस्ट भी गिरेगा लेकिन उससे तेजी से। और अगर एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है, तो मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ेगा लेकिन उससे तेजी से, ठीक। ये ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव है। देन इसका भैया व्हेन एसी इज मिनिमम, जब बेटा एसी सबसे कम होगा, तो एमसी उसके क्या होगा, एसी के बराबर होगा। ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूं, जब एसी सबसे कम होगा, सबसे कम होगा, तो एमसी उसके बराबर होगा। ये नहीं बोल रहा हूं कि एमसी भी सबसे कम होगा, एमसी उससे भी नीचे जाएगा, क्योंकि एमसी लीड करता है। देन इसके भी क्या बोल रहे हैं, दोनों के दोनों बेटा किस शेप के होते हैं, यू शेप के होते हैं। देखो यू का मतलब ये नहीं कि यू ऊपर से आएगा और उधर तक जाएगा, भाई बस नीचे यू शेप का होता है, ठीक है। जब तुम कटिंग करवाने जाते हो तो क्या बोलता है भैया, वी शेप रखूं या यू शेप रखूं, तो इस तरीके का, बस वो नीचे का सरफेस यू शेप का रहेगा, ठीक। अब अपन एक और बात करते भैया, एक और टॉपिक है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में डिफरेंस। तो भैया देखो, सबसे पहला पॉइंट मीनिंग, ये 2 नंबर में अलग से भी अगर तुमको मीनिंग आता तो तुमको मीनिंग पता होना चाहिए भैया। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हम किसी सामने वाले व्यक्ति, बाहर वाले व्यक्ति को पे करते हैं, ठीक, असल में पे करते हैं, तो भैया उसको क्या बोला जाता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मान लो मेरी कंपनी में कोई मैनेजर भैया, अकाउंटेंट है, मैं उसको पैसे दे रहा हूं, ठीक, तो भैया एक्सप्लिसिट कॉस्ट हुई। लेकिन एक मिनट, मैं खुद ही भैया अकाउंट्स का बहुत अच्छा नॉलेज रखता हूं, तो मैं अपनी कंपनी में मैं ही अकाउंट का काम कर रहा हूं। एक मिनट, क्या मैं अपने आप को कॉस्ट पैसा दूंगा, क्या नहीं दूंगा भाई, मेरी ही कंपनी है, मैं अपना काम खुद कर रहा हूं, तो भैया मैं अपने आप को कॉस्ट पेमेंट नहीं दूंगा। लेकिन एक मिनट, वो कॉस्ट तो है ना असल में, तो भैया वो कॉस्ट को क्या बोला जाता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। अगर मैं किसी और को रखता तो मुझको उतने पैसे देने पड़ते, दो चलते, मान लो 10,000 20,000 जितने भी, तो भैया वो जो है वो कॉस्ट क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो हम अपने आप को पे करते हैं लेकिन असल में पे नहीं करते हैं। देन इसके भी क्या बोल रहे हैं, मनी पेमेंट। इसमें एक्चुअल में हमको सामने वाले को पैसे पे करना पड़ता है, जबकि इसमें हम सामने वाले को पैसे पे नहीं करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद एग्जाम्पल, पेमेंट, वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस, ये सब हमको देना पड़ रहा है सामने वाले को। जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई मैंने अगर कंपनी में पैसा लगाया तो कंपनी मुझको ब्याज देगी, सुना है, 11th क्लास में पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन एक मिनट, असल में कंपनी हमको पैसे देती नहीं है, बस बोल रहे हैं कि हाँ देगी, ठीक, हम वापस उसको लेते हैं और वापस उसी में दे देते हैं कंपनी में, ठीक। देन इसके भी क्या, रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग, मेरी ही बिल्डिंग भी है, मैं अपने आप को रेंट कैसे दूंगा भाई, ठीक। हाँ बोलते हैं कि भाई इतना रेंट होगा, लेकिन अपन अपने ही बिजनेस में लगा देते हैं। देन इसके भी क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट 2 स्लाइड और है, बस खत्म बेटा। ये इंपॉर्टेंट, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्वेश्चन है, कई बार आए हुए हैं, ध्यान से सुनना। जितने भी कॉस्ट कर्व होते हैं वो यू शेप के क्यों होते हैं, यू मतलब ऐसे नीचे से ऐसे यू शेप के क्यों होते हैं, ठीक। तो भैया सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या भैया, सेविंग इन लेबर, सेविंग इन लेबर। भाई सुनो, तुम जब अच्छी लेबर को, जो वो जिसमें एक्सपर्ट है, अगर वो वाला काम देते हो, तो भाई सुनना, वो प्रोडक्शन बहुत कई गुना बढ़ा देगा, जबकि उसको पैसे देने उतने ही है, ठीक। भाई वो मन लगा के काम करेगा, क्यों, क्योंकि वो इंसान उस चीज में एक्सपर्ट था। आप भैया जितने लेबर को पैसे देते हो उतने ही दोगे, लेकिन प्रोडक्शन तुम्हारा क्या होगा, बढ़ गया। अब एक मिनट, प्रोडक्शन बढ़ा, क्या भैया प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन कॉस्ट तुम्हारी क्या हो रही है, कम हो रही है। एक्स एक्सिस पे मान लो प्रोडक्शन है और वाई एक्सिस पे क्या है, कॉस्ट है, तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन कॉस्ट क्या हो रही है, कम होते आ रही है। इसलिए भी वो क्या होता है, यू शेप का होता है, नीचे से यू शेप का। ये मत सोचना कि पूरा ऐसे करके ऐसे जाएगा, बस ऐसे यू शेप का होता है।
देन इसके लिए क्या बोल रहे हैं, सेकंड पॉइंट सेविंग इन मार्केटिंग। अब भी मैंने तुमको समझा था जुबा केसरी वाला एग्जांपल, ठीक भाई, चाहे प्रोडक्शन 2 करोड़ पैकेट का हो चाहे 4 करोड़ पैकेट का हो, हमको तो उनको कितने रुपए देने, जो एडवर्टाइजमेंट वाले 2 करोड़ रुपए देने, ठीक। तो भाई जब हम एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और जब प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो पर यूनिट कॉस्ट क्या जाती है, कम हो जाती है। ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूँ वही तुमको बुक में भी मिलेगा और वही तुमको लिखना है, ठीक। जब हम भैया मार्केटिंग पर जो पैसा खर्च करते हैं तो उसके कारण प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और जब प्रोडक्शन बढ़ गया तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए यू शेप का होता है, सब में ये बार बार लिखना है, इसलिए यू शेप का होता है। देन इसके लिए क्या, मैनेजेरियल सेविंग। भाई तुम्हारी कंपनी में जो मैनेजर है, अगर मान लो भैया तुम्हारी कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ गया तो क्या तुमको उनको सैलरी बढ़ानी पड़ेगी? भाई तुम तो भाई तब भी उनको उतनी सैलरी दोगे जितनी अभी दे रहे हो, ठीक। कुछ भी हो, मैनेजर को भैया हम क्या कर रहे हैं, पैसा उतना का उतना ही दे रहे हैं। हम ये नहीं, वो ये नहीं कहेंगे कि अब देखो अब आपकी कंपनी का प्रोडक्शन इतना हो रहा है तो हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। अब भैया तेरा जितना काम था तुझको उतना ही काम करना है, ठीक है। तो भाई जब प्रोडक्शन बढ़ता है लेकिन मैनेजेरियल कॉस्ट बढ़ती नहीं है, तो प्रोडक्शन बढ़ा, मैनेजरियल कॉस्ट नहीं बढ़ रही, बल्कि पर यूनिट कॉस्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हमको तो उनको उतना ही पैसा देना है, तो हम जब डिवाइड करेंगे उनकी सैलरी और प्रोडक्शन से तो ये पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगा, कम आएगा। इसलिए भी क्या होता है, यू शेप का होता है। देन लास्ट भी क्या लिखा है, टेक्निकल सेविंग। मतलब जब हम हमारी कंपनी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, पर यूनिट कॉस्ट कम होती है। इसलिए जो कॉस्ट कर्व रहते हैं वो यू शेप के होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था, ध्यान रखना इसको, ठीक। अब इसका भी रेवेन्यू वाले टॉपिक पर बनाते हैं, कॉस्ट वाले टॉपिक अपना खत्म हो गए। रेवेन्यू क्या होता है, तो देखो माल बेचकर जितना भी सामान मिला उसको भी ये क्या बोला जाता है, रेवेन्यू बोला जाता है, ठीक। अब रेवेन्यू 3 प्रकार के होते हैं। टोटल रेवेन्यू, जो अभी मैंने मीनिंग बोली वो ऑलमोस्ट इसकी एक जैसी थी कि अब भैया जितने भी क्वांटिटी हम बेचते हैं उसके जब प्राइस से इंटू करते हैं तो भैया उसको क्या बोला जाता है, टोटल रेवेन्यू बोला जाता है। मान लो भैया मेरी कंपनी है भाई, मेरी कंपनी जो भी है वो 10 पेन बनाती है। कितने पेन बनाती है, 10, और एक पेन भैया 10,000 का है। कितने का भैया, 10,000 का। तो भैया 1 मिनट, मेरी कंपनी का रेवेन्यू कितना हो भैया, क्या इंटू करो तो भैया 1 लाख रुपए, ठीक। देन इसका भैया एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, तो ये जो फॉर्मूला है यही उसका मीनिंग है। व्हेन वी डिवाइड टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस, तो भैया क्या निकल जाता है, एवरेज रेवेन्यू। देन इसके भैया मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, हमने एक और क्वांटिटी बेची, तो टोटल रेवेन्यू पर जो चेंज आया उसी को क्या बोला जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू बोला जाता है, खत्म। देन इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला भी है, ठीक है। कॉस्ट का भी सेम यही फॉर्मूला था बेटा, ठीक है। एवरेज कॉस्ट मतलब ऊपर एवरेज कॉस्ट लिख, टोटल कॉस्ट लिख दो, नीचे क्वांटिटी। यहां पर भैया AR है तो वहां पर क्या होगा, MC मार्जिनल कॉस्ट, TC, और यहां पर भी TC, सेम फॉर्मूला है उसका भी। लास्ट वीडियो वो ये लास्ट स्लाइड है और खत्म ऑलमोस्ट अपना। अब देखो यार एक और टॉपिक भैया, फर्म्स इक्विलिब्रियम। 1 मिनट, इक्विलिब्रियम शब्द क्या पढ़ा था यार अपन ने, क्या पढ़ा था भैया, इक्विलिब्रियम मतलब वो पॉइंट जहां पर इंसान अपने आप को चेंज करना नहीं चाहता रेस्ट की पोजीशन में, ठीक है। ना वो इधर होना चाहता है ना वो इधर होना चाहता है, ठीक है। कोई मिल गया वाला वो इधर नहीं, इधर चला मैं उधर चला, ऐसा नहीं होना चाहता है। वो उसी पोजीशन पर रेस्ट रहना चाहता है। अब क्यों रेस्ट रहना चाहता है, क्यों, क्योंकि उसको उस पॉइंट से कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा। तो भैया यहाँ पर अपन क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। इक्विलिब्रियम के पहले शब्द क्या जुड़ गया, फर्म। इसका मतलब फर्म अपने आप को चेंज करना नहीं चाहती, क्यों, क्योंकि उस पॉइंट पर कंपनी को क्या हो रहा है भैया, मैक्सिमम पॉसिबल क्या हो रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो वो पॉइंट जहां पर कंपनी रेस्ट की पोजीशन पर है वो अपने आप को चेंज करना नहीं चाहती है, क्यों, क्योंकि भैया उस पॉइंट पर कंपनी को मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है और मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए भैया उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, फर्म इक्विलिब्रियम बोला जाता है। अब 1 मिनट, फर्म इक्विलिब्रियम पहचानने के 2 तरीके हैं, ठीक। सबसे पहला तरीका भैया टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच कॉन्सेप्ट, और एक है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। तो अब देखो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो ये डायग्राम बनाकर बताया मैंने तुम लोग को, ठीक। तुमको इसी का इंग्लिश में अपने मन में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा मन से। देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं भैया, जहां पर भी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में सबसे मैक्सिमम डिफरेंस होगा, उसी पॉइंट को भी अपन क्या बोलेंगे, फर्म्स इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्यों, क्योंकि भैया देखो रेवेन्यू सबसे ज्यादा है और उस पॉइंट पर कॉस्ट सबसे कम है, तो रेवेन्यू में से जब कॉस्ट माइनस करते हैं तभी तो क्या निकलता है, प्रॉफिट। तो भाई रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है उस पॉइंट पर, और कॉस्ट सबसे कम है, तो भाई जब सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटी नंबर को माइनस करेंगे तो इसका मतलब प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा इस पॉइंट पर, ठीक। तो भैया एक तो ये तरीका है, लेकिन ये जो तरीका था ये ज्यादा मतलब ज्यादा अच्छा फ्रूटफुल नहीं था। तो भैया एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए गए जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, बराबर। फिर बोल रहा हूं,
मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के क्या होनी चाहिए भैया, बराबर होनी चाहिए। उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं भैया, फर्म्स इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लेकिन एक मिनट, ये जो मैंने बात बोली ये आधी अधूरी बात है। क्यों? क्योंकि देखो ये है भैया एमसी का कर्व, मतलब मार्जिनल कॉस्ट का कर्व, और ये है भैया एमआर का कर्व। एआर और एमआर दोनों अपन बोलेंगे। तो इधर सुनने आ रहा भाई, एआर और एमआर, सॉरी एमसी और एमआर, मैंने क्या बोला, एमआर और एमसी दोनों बराबर होने चाहिए। तो भाई एक तो यहां पर भी हो रहे हैं ई डैश पर, ठीक, और एक और पॉइंट पर हो रहे हैं ई वाले पर। तो भाई कौन सा इक्विलिब्रियम है? तो भाई सुनो, दो लाइन बोल रहा हूं फिर सुनना। वो पॉइंट जहां पर एमआर और एमसी बराबर होते हैं, लेकिन एमआर को एमसी नीचे से जब काटता है, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम बोला जाता है। ये दो पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। और एक और चीज, कई बार तुमसे वो लोग पूछेंगे, मान लो 3 नंबर में पूछ लिया, ठीक, कि बताओ भैया फर्म्स इक्विलिब्रियम किन कंडीशंस में होता है। तो देखो एक तो कंडीशन ये है जहां पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में सबसे ज्यादा डिफरेंस हो। दूसरा क्या भैया, एमआर इक्वल टू एमसी। और तीसरा एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, जब नीचे से भी एमसी उसको काटता है, किसको, एमआर को, तो वे उस पॉइंट पर कंपनी का होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। ये पूरा कॉन्सेप्ट था भाई, ठीक है। जो मैंने तुमको समझाया भी है उसी को तुमको अपने मन से लिखना है, ठीक। वैसे तो अभी इतना ज्यादा आना जाना इतना हुआ नहीं है इन कॉन्सेप्टों का, लेकिन तुमको भी सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। ये मीनिंग वगैरह तो ऑलमोस्ट पूछ ली जाती है, क्लियर है भाई। अब देखो ये अपना जो चैप्टर है, 4th वाला चैप्टर, वो ऑलमोस्ट भाई पूरा खत्म हो चुका है, कुछ भी इसमें बचा नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल वगैरह अगर कोई भी चैप्टर में कुछ भी रहेंगे तो वो मैं सब तुमको बाद में कराऊंगा, ठीक है। अभी भाई तुम्हारे थ्योरी वगैरह इतनी परफेक्ट रख लेना तुम लोग, ताकि कहीं से भी तुम्हारा गलत कुछ ना हो, ठीक है। बस भाई वीडियो में बने रहा करो ऐसे ही, इसी तरीके से। अगर तुमको कंटेंट समझ में आ रहा है, पसंद आ रही वीडियो कि यार भाई अपने काम का चैनल है, तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाया करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करा करो, शेयर करा करो, और लोगों तक भाई पहुंचाओ, ताकि भाई अपना चैनल ग्रो कर सके, ठीक है। थैंक यू।